चर्चा कर लेते हैं। राधा कृष्ण दमानी जी ने खरीदा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है ये स्टॉक। इंटरनेशनल पेपर्स दो एक बार लाइए डायरेक्टर साहब इसका चार्ट। सुबह थोड़ी दिक्कत हो रही थी दिखाने की, बल्कि पिछले अगर आप शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे आखिरी सौदा में, तब भी इस स्टॉक का के ऊपर चर्चा हुई थी और उसके बाद ओवर द वीकेंड सब खबर आई सामने निकलकर कि ये कंपनी को दरअसल बड़े फंड्स और बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। पेपर सेक्टर के क्या दिन बदल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या यहां पर इसलिए इतनी अच्छी खरीदारी हुई है आज क्योंकि ये सबसे सस्ता पेपर शेयर हो गया था? कैसे देखते हैं आप? 20% का अपर सर्किट लग गया है अभी तो फिलहाल, और अब इसके बाद दूसरी कौन सी पेपर कंपनियां जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए देवान साहब? देखिए, इवन पेपर में मैं क्या बताऊं, आप तो इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा काफी माहिर रहे हैं और बहुत सही समय पे आपने पॉइंट आउट भी किया है। पिछले कितने सालों में मैं देखता आया हूं, बट जो अभी चेंज हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा और लोगों को ये बताना चाहूंगा कि उसमें से सुराग आपको मिलेगा कि अगले कौन कौन सी कंपनीज में ये इस टाइप के जो मोमेंटम बिल्डअप है वो आ सकते हैं। दो चीज मैंने पहले कहा कि जो चाइना से आता था, हमारे यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास पल्प, जो वेस्ट पल्प और रॉ मटेरियल होता है पेपर बनाने का, वो उसकी क्षमता है। और वो जिनके पास है क्षमता, वो कहीं पानी की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत एफ्लुएंट इसमें ट्रीटमेंट का खास वो रहता है मजमा। द चाइनीज इंपोर्ट्स विच वाज डूइंग वेल फॉर अस, वो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आंच उसमें आनी शुरू हो गई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पेपर में 3 पार्ट्स रहते हैं, पेपर का उपयोग है। एक राइटिंग पेपर जो रहता है जिसमें आप नोटबुक ये वो फोटोकॉपियर्स वाली चीजें बनाते हैं। दूसरा रहता है जो पैकेजिंग के लिए क्राफ्ट पेपर, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस और पैकेजिंग मटेरियल बनने में जाता है। और तीसरा होता है जो हाई एंड टिश्यू पेपर, फेस नैपकिन्स, वेट टॉवल्स, ये सब जो चीजें बनाने में होता है। तो ये तीनों के जो उपयोग की जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से आप देखिए तो ई कॉमर्स जिस हिसाब से चलन जिसका बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि आज हम बाहर कम जा रहे हैं और चीजें घर ज्यादा आ रही है, चाहे छोटी सी चीज हो बड़ी चीज हो, सब चीज हमको डिलीवर हो रही है। तो जब ये शुरू होगा तो वापस एक सेकंड राउंड, सेकंड वेव ऑफ ग्रोथ जो है ई कॉमर्स को रिलेटेड है, वो पैकेजिंग मटेरियल का होता है। और ये आज जो बड़े हैं जो पेपर कंपनीज, जो आप नाम देखिए, ऑफकोर्स उसमें कुछ हिस्सेदारी बड़े नामी इन्वेस्टर्स की आने की वजह से भी राधा कृष्ण दमानी जी का नाम आया, तो नेचुरली चेंज हुआ है माइंडसेट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, ये सिर्फ 2 दिन 1 हफ्ते की बात नहीं है। तो आप वैसी पैकेजिंग बिजनेसेस में पढ़िए जो कॉरुगेटेड उसमें लाइट बिजनेसेस में है। और ओरिएंट पेपर करके एक कंपनी है जिसका रिजल्ट थोड़े से कमजोर थे, इसलिए पिट गया था उस दिन, बट वो फेस टिश्यूज और टिश्यू पेपर और हाई एंड जो पेपर जो प्रोडक्शन है, जहां वैल्यू एडिशन ज्यादा है, उसमें बहुत माहिर है। उनकी वही बैकवर्डली इंटीग्रेटेड यूनिट्स है। सो कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे अगर लीजिए आप तो बढ़ेगा। जैसे चीनी के क्षेत्र में होता है हेमंत कि हर चीनी की कंपनी नहीं चलती या पैसा बना के देती, लेकिन जो गिनी चुनी वेल रन बिजनेसेस है, मॉडल्स जिनके रोबस्ट है, स्ट्रांग है, वहां पैसा बनता है। पेपर में भी बिल्कुल यही होने वाला है। सो ये उठा के आप मत सोच लीजिएगा कि हर पेपर कंपनी चलेगी। थोड़ा सिलेक्टिव रहिए, समझिए उसका बिजनेस कहाँ है और उस हिसाब से इसमें वो करिए। बट आई थिंक इट विल बी अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, प्रॉमिसिंग सेक्टर अगर आप देखें, ये तमगा प्रकाश ने दिया है पेपर स्पेस को। लेकिन इस बीच अगर आप देखें HDFC बैंक, जो कि हमारा ट्रेड एट 2 डे हाई पर दिन के हाइस पे खड़ा है। लेकिन अब बात करते हैं 230 की। मुदित गोयल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मुदित, बताइए 230 का आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए 230 के ट्रेड में मैंने चुना है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगातार ये काउंटर एक हायर राइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लास्ट अगर एक महीने का स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर लेवल्स पर कुछ कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिला है और उस कंसोलिडेशन में एक बुलिश पैटर्न इस काउंटर ने बनाया। उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करके चलेंगे। 402 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। इसका अगर OI एडिशन की भी बात करते हैं तो 5.5-6% का OI एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला है। बड़ा प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लॉन्ग कीजिए। 402 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। तो टाटा कंज्यूमर आज है तो FMCG कंपनियों का दिन है, बहुत बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं मुझे। तो टाटा कंज्यूमर पर रखिएगा नजर। आज सुबह मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में भी इसकी जिक्र हुआ था। और देखिए ये स्टॉक, अब मुझे एग्जैक्ट अभी मैंने लिखा हुआ है कहीं पर, हमारे मेहमान ने हमें ये दिया था ट्रेड, लेकिन
अभी देखिए दिन के हाईज पर है ये स्टॉक और अभी भी यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक एक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, और दूसरी स्क्रीन पर रखिएगा टाटा कंज्यूमर। एक है ट्रेड एट 2 और एक है ट्रेड एट 230। और देखिए बहुत मेहनत करके रिसर्च करके हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये दोनों ट्रेड्स आपके सामने लाए हैं और ये दोनों ही ट्रेड्स में देखिए आप पैसा बनाएंगे, ये बात पक्की है। एचडीएफसी बैंक बात करने के बाद वहां से अब करीब करीब 10 रुपए का मूव दे गया है और ये बहुत लिक्विड स्टॉक है। मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए बताया था राहुल ने, और मुदित जो आपको बता रहे हैं इसके ऊपर भी रखिए नजर। ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए अब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स के ऊपर एक बात करता हूं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं दीवान साहब के पास ही जा रहा था। मुझे मालूम है टाटा कंज्यूमर की बात हो और दीवान साहब का कोई व्यू ना हो। दीवान साहब, कॉफी की खुशबू आ रही है इस ट्रेड में से? नहीं, इस बार बिल्कुल बिल्कुल हेमंत अपना वन ऑफ फेवरेट वेल्थ क्रिएटर रहा है ये, पर इस बार इसमें कॉफी के साथ साथ चाय का भी एक मामला है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें स्ट्रक्चरली चेंज क्या हो रहा है। और याद रखिएगा ये मूव जो शुरू हुआ है ये काफी सेक्युलर या लंबा चल सकता है। ग्लोबली क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर करके जो कंपनी है, एचयूएल की पेरेंट कंपनी है, उनकी एक बहुत बड़ी टी का जो ब्रांड बिजनेस है वो लिप्टन के नाम से है। हम लोग सब जानते ही हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं चलता है बट ग्लोबली बहुत चलता है। उसका उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको हम निकाल देंगे, उस बिजनेस से हम लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि वो कमोडिटी बिजनेस है, उसमें हम लोग ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। तो ग्लोबली जो लिप्टन का ब्रांड पोर्टफोलियो है वो केकेआर जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लेने में बहुत इंटरेस्ट है। और वो जो जिस टाइप की बोली लग रही है उस पर्टिकुलर बिजनेस की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो ग्लोबल है इस वजह से। तो उसमें टाटा टी ने शामिल नहीं किया, अपने आप को उस रेस में डाला ही नहीं है कि हमको ये बिजनेस चाहिए, क्योंकि उनके पास टेक्ली के नाम से जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। अब वो बिजनेस को लिप्टन का जो बिजनेस अगर लीवर के वहां से निकल जाता है तो आपका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो जो है जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा सहम गया है। कॉम्पिटिटर ने मान ली हार कि भाई मैं इसको देने तैयार हूं, किसी और को चलाने के लिए देने तैयार हूं या ओनरशिप देने तैयार हूं। वो जैसे ही होगा तो जो टी के बिजनेस में इतनी लागत से लिया गया था, एक्विजिशन कुछ सालों पहले टाटा ने जो किया था, वो अभी तक उसको वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसे निचोड़ नहीं निकाल पाए, वो आपको फाइनली होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है ये, और इस कंपनी को री-रेट होने में ये काफी सक्षम हो सकता है। लेकिन ये चीज का खुलासा होते हुए, इसका इंपैक्ट होते हुए काफी समय लग जाएगा, इसलिए न्यूज में आना थोड़ा मुझे लगता है अभी समय है। लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को ये फायदा है कि आपने इसको स्पॉट किया, और मैंने भी ये पढ़ा रिसेंटली, ये सब जो लास्ट वीक जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसकी वजह से ये इसमें जो है एक स्टोरी जो है बनती हुई दिख रही। सर कितना रिसर्च किया करते हैं आप? मैं तो ये आपसे खूब प्रभावित रहता हूँ। लॉकडाउन के समय में जो आपने रिसर्च करी है, वीरू कल मेरी चर्चा हो रही थी दीवान साहब से। दीवान साहब ने जो फंडे कल मुझे बताए लॉकडाउन का सही उपयोग देखिए सारे एक्सपर्ट्स ने किया है। दीवान साहब ने बहुत सारे और नए फंडे भी एक्सप्लोर किए हैं जो हम आपके लिए पेश करेंगे इस शो में आखिरी सौदा में। तो दीवान साहब से मैं तो रिक्वेस्ट कल ये भी कर रहा था कि एक अपीयरेंस नहीं 2 अपीयरेंस दीजिए जरा, कम से कम इतना सारा ज्ञान जो आपने अर्जित किया है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो थोड़ा बांटिए दूसरे लोगों में भी, हम लोगों में भी, तो वो और बढ़ेगा। फिलहाल एक रैप दे देता हूं आपको। टाटा कंज्यूमर ये खरीदिए, बढ़िया पैसा बना कर देगा। एचडीएफसी बैंक खरीदा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए आप, क्योंकि राहुल जी का अभी टारगेट हासिल नहीं हुआ है। राहुल जी बड़े टारगेट ही देते हैं। स्टॉप लॉस एक बार ट्रेल कराइए राहुल जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, उन पर फिर चर्चा करेंगे। एचडीएफसी बैंक क्योंकि आपने बताया था 1060 पर, और देखिए उस समय कन्विक्शन के साथ आपने कहा, और ये स्टॉक अब वहां से करीब करीब 13 रुपए बढ़ चुका है। और 13 रुपए बढ़ने का मतलब भी जरा बताइए लोगों को। एक लॉट खरीदा तो कितने शेयर आए और उसमें कितना पैसा बना, ताकि सबको समझ में आए। पैसा बनता है सीएनबीसी आवाज पर। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए एचडीएफसी बैंक में हमने बहुत ही अच्छी टाइमिंग पे पकड़ा है। स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1067 उसे क्रॉस कर लिया है, और आज उसके ऊपर क्लोजिंग रहेगी तो बहुत ही बढ़िया संकेत होगा। साथ में स्टॉक के अंदर एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी है जो 1075 के ऊपर है। ट्रेड ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में है, उसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले अपने कॉस्ट पे। 1055 से 1060 के रेंज में हमने इसे बाय दिया था, और साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो इस प्रॉफिट को राइट कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ेगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं।
चलिए, तो इस वक्त अगर आप देखें किसी स्टॉक का अगर शोर है तो वो है HDFC बैंक एट डे हाई और एक साथ ही साथ आइडिया। लेकिन आइडिया भी फिलहाल उस आइडिया पे फोकस नहीं करेंगे, किसी और आइडिया पे फोकस करते हैं और वो आइडिया है, वो फंडा है प्रदीप का। आइए रुक करते हैं खास सेगमेंट का, पंड्या का फंडा। बताइए प्रदीप, आपका फंडा क्या है आज? अनलॉकिंग हो रही है और उसका अगला दौर शुरू होगा, तो मेरी नजर होगी ऐसी कंपनी पे। IFB इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जिस पर आपके लिए खरीदारी की राय बन रही है और 600 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये IFB इंडस्ट्रीज हमने आपको सुझाया था 350 रुपए पे जब पहली बार दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, और उस वक्त 450 के टारगेट दिए थे जो आज हासिल हो चुके हैं, और अब रिवाइज करने का मौका है। 600 रुपए के अगले टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो 52 वीक हाई है वो 857 रुपए पर बैठता है। ये होम अप्लायंसेस का जो सेगमेंट है, खासतौर पे वॉशिंग मशीन और थोड़ा AC जिसमें ये कंपनी कारोबार करती है, इस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर आप एक अपडेट लेते हैं, 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि आपको एक अप्लायंसेस वाले इस बड़े स्टोर के बाहर लोग कतार लगाकर खड़े हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है, अगर आपका AC बिगड़ गया है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप उसको रिप्लेस करने जाने ही वाले हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है भी और नहीं भी है, तो जाहिर तौर पे यहां पर आपको रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं। अब आप देखिए, ये स्टॉक अभी भी, हम आज टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, हमारा टारगेट एक बार हासिल हुआ है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 3 साल के लोज पर है। 2018 में 1546 का इसका हाई था, यानी वहां से अभी भी आपको ये तकरीबन 1/3 लेवल पर, बल्कि उससे भी नीचे मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी डीप गिरावट आई है और यहां से रिकवरी अभी शुरू हुई है, इसलिए आपको अभी और कई बार टारगेट रिवाइज होते हुए नजर आए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, ये कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है। IFB का जो ब्रांड है, खासतौर पे फ्रंट लोडिंग मशीन में, वो बिल्कुल बेजोड़ है और इसके सामने आपको मुकाबला देखने को नहीं मिलता। इस वजह से इसने 14% का एनुअलाइज ग्रोथ दिखाया है लगातार। पिछले 3 सालों में भी ये ग्रोथ इसने मेंटेन रखी है। 14% की वॉल्यूम ग्रोथ का आप मतलब समझिए, जब आपका रियल GDP ग्रोथ 5-6% का हो और कोई भी कंपनी 14% की ग्रोथ दिखाए, 3 गुना ज्यादा, तो आप उसकी ब्रांड इमेज, उसकी पकड़, उसकी डिमांड को साफ तौर पर समझ सकते हैं। और वही बात यहां देखने को मिली है, क्योंकि ये नंबर 1 ब्रांड है, AC के कारोबार में है, किचन फिटिंग्स के कारोबार में है, एक और बिजनेस है इनका फाइन ब्लैंकिंग का, जो एक ऑटो इक्विपमेंट्स टूल्स का कारोबार आप कह सकते हैं। वहां पर भी ये इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करते हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी पकड़ है, इसलिए OEMs पे टोटल डिपेंडेंस नहीं है, तो इस वजह से आपको यहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हालांकि जो सबसे अहम कारोबार है, जो सबसे बड़ी पकड़ है, वो वॉशिंग मशीन और खासतौर पे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की है। 2 बातें मैं यहां पर और हाईलाइट करना चाहूंगा। इस कंपनी की ग्रोथ रेट को आप देखिए, पिछले 5 साल में टर्नओवर डबल हुआ है, पिछले 4 साल में मुनाफा डबल हुआ है। डेट फ्री कंपनी है, इसलिए आपको बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बात जो बहुत ही अच्छी लगती है, जो हम लगातार इस सीजन के दौरान देख रहे हैं इन स्तरों पे, कि प्रोमोटर की होल्डिंग है 75%, यानी मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता है। FIIs की होल्डिंग है 8.5% और म्यूचुअल फंड्स की 2.5%। तो बड़े खिलाड़ियों के हाथ में मोटे तौर पे ये स्टॉक है और प्रोमोटर्स मैक्सिमम पोजीशन लेकर बैठे हैं, और यहां से अभी कमाई के लिए बहुत लंबा रास्ता बाकी है। इसलिए 600 का रिवाइज टारगेट पर मेरा ख्याल है आपको यहां पर अभी भी और ऊपर के टारगेट्स खुलते हुए नजर आएंगे। कम से कम 800-850 के लेवल जो आप 52 वीक हाई के तौर पे देख रहे हैं, उनकी ओर जल्दी ये लौटेगा जैसे जैसे अनलॉक की ये थीम और मजबूत होगी। राहुल, आप इसके चार्ट पे नजर डालिए, चार्टिकली आपके टारगेट क्या बैठते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्ट्रक्चर है काफी प्रॉमिसिंग है। आई थिंक लास्ट 2 सेशन में हमने अच्छे वॉल्यूम भी देखे हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ से हमें आने वाले कुछ सेशंस में अराउंड 15-20% का अपसाइड देखने मिले। ओवरऑल अगर लेवल की बात करें तो अराउंड 450 का एक साइकोलॉजिकल मार्क है, उसके ऊपर आई थिंक स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए। इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक तेजी का पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, और 450 के ऊपर ब्रेकआउट में इसका जो पॉसिबल टारगेट है वो अराउंड 500 से लेके 530 तक आ रहा है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेटअप बढ़िया है, वॉल्यूम्स प्रेजेंट है, पार्टिसिपेशन है, और साथ ही में ओवरऑल मार्केट का जो ओवरऑल ब्रेड्थ है मार्केट की पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छे चलने चाहिए। तो ये कॉल आपके लिए आती हुई। दीवान साहब, आपकी क्या राय है इस स्टॉक पे? इसके ब्रांड पे तो बिल्कुल कोई शको शुबा हो ही नहीं सकता।
नहीं, एब्सोल्युटली प्रदीप। इसमें जो आपने कहा वॉशिंग मशीन के अलावा जो अभी इस कंपनी को सबसे बड़ा इम्पेटस मिल रहा है, मोमेंटम आ रहा है उनके प्रोडक्ट में, वो डिश वॉशर से है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जो परिवारों ने जिंदगी भर डिश वॉशर सोचा नहीं था लेने का, वो भी तब्दील हो चुके हैं इस चीज में। उनका भी अब एक जो मंतव्य है वो परिवर्तित इस चीज का है कि ये चीज गैजेट वॉशिंग मशीन जितना ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा डिश वॉशर में इनके जो सीरीज है, नेपच्यून करके इनकी सीरीज है, दैट इज फार बेटर देन ऑल अदर डिश वॉशर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब वो उसमें हमारे हिंदुस्तानी घरों में उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छी तरह अडेप्टेबल बनाया है। जैसे बॉश के साथ भी, बॉश की भी मशीन है लेकिन वहां थोड़े इश्यूज आते हैं। तो मुझे ये सरप्राइज नहीं होगा जो आप जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे शोरूम खुलेंगे लोग हलचल बढ़ेगी। सबसे पहली चीज ये है, लोग इसको टटोल के देखेंगे, डेमोज देखेंगे और लेकिन ये ऑनलाइन ऑर्डर वाली चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दिस फॉर मी इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू हैव, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला है मेरे लिए। उसका रीजन है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए माना जा रहा है कि जो इसमें बढ़त आई है वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको पी मल्टीपल इसका आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो जैसे ही कोई गिरावट में आपको नीचे मिलता है, इसको एक्यूमुलेट करना है, अपनी नजर से हटाइए मत इसको, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। कंपनी में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इसमें वो प्रॉमिस के, इसकी जो प्रॉमिस है उसमें कोई डाइल्यूशन की भी उम्मीद नहीं है। आयन डिप्स का काउंटर है आईएफबी इंडस्ट्रीज 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है ऐसे बाजार में जहां पर आपको 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही हो सेंसेक्स में। तो ये तो हुई पंड्या के फंडा की बात, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। और आशीष मुझे स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, सुबह भी देखिए यहीं थे। और हम लोगों ने दीवान साहब एक नई सीरीज शुरू करी है, गुड बैड अगली। पहले भी हम नतीजे बताते थे, लेकिन नतीजे बताने का हमने अंदाज थोड़ा सा बदल लिया है। पहले हम कभी कभी ये बता देते थे ये अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक है, ये ओके है, लेकिन अब हमने सोचा नहीं, इसको सेग्रीगेट कर दिया जाए ताकि सब लोगों को समझ में आए अच्छे वाले कौन से हैं, खराब वाले कौन से हैं, बहुत खराब वाले कौन से हैं। तो आशीष हमारे साथ हैं, एक रिकैप देंगे। और अगर आपने ये सेगमेंट आज मिस किया है तो आशीष ये भी बताएंगे आपको कि आप लोगों ने क्या मिस किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में जिसको अगली का खिताब दिया था उनमें लोअर सर्किट्स दरअसल लगे हुए हैं। आशीष ओवर टू यू, बताइए। अच्छा, तो आपने क्योंकि कमजोरों वाले नंबर्स से बात शुरू करी है तो उन्हीं से करते हैं। तो अगली रिजल्ट सुबह मेंशन कर रहे थे जिसमें रूपा एंड कंपनी था, 6.5% का दबाव, आए 55% नीचे, मार्जिन 900 बेसिस पॉइंट्स का दबाव और घाटा करा। हेस्टर बायोसाइंसेज, इसने आय 15% गिरी थी, मार्जिन 1360 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे। और ये स्टॉक भी देखिएगा आप 4-5% की कमजोरी के साथ। खराब बैड नंबर्स में हमने कोल इंडिया मेंशन करा था, ये दिग्गज स्टॉक 5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट्स गिरे, रियलाइजेशंस क्योंकि कमजोर थे। और दूसरा, बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेस आया है, कैश रिड्यूस हुआ है और साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आंकड़ा बहुत बड़ा। सन टीवी 6% गिरा क्योंकि एड रेवेन्यूज में 14% का डिक्लाइन था, इबीटा भी 17% गिर गया। बीएमएल वीक सेट थे, आय 22% गिरी, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स गिरे। ये स्टॉक भी 4% नीचे आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रामकृष्ण फोर्जिंग 7% दबाव में है, हम बैड नंबर्स में आय 50% और इबीटा 60% गिरा था। अरविंद 6% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। राइटर्स ऑफ हॉटबोर्ड दिखाएं वो ज्यादा बेहतर है, नंबर्स तो मैं बोल ही रहा हूं। अरविंद में आय 12% गिरी, इबीटा 14% गिरा था, लॉसेस क्लॉक करे थे और अदर इनकम और एक्सेप्शनल्स के चलते वो लॉसेस आए थे। साउथ इंडियन बैंक 5% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, एलिवेटेड स्ट्रेस है बैलेंस शीट में, लोन ग्रोथ महज 2.8%। ये अरविंद आया। साउथ इंडियन बैंक दिखाइएगा लोअर सर्किट होगा 5% का और 144 करोड़ का घाटा हुआ था। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ये देखिए साउथ इंडियन बैंक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लाइए, 5% का दबाव, आय 16%, इबीटा 26% गिरा। अब अच्छे नंबर्स के साथ समाप्ति कर रहा हूं। हडको 20% का अपर सर्किट, सुबह हमने मेंशन करा था एसेट क्वालिटी में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, कैसे आया वो नहीं पता लेकिन गजब का इंप्रूवमेंट था, स्ट्रीट उस पर वाकई फोकस कर रही है। अवंती फीड, हेमंत तो सुबह 2020 में भी लिया था, 12% का उछाल है, 21% आय बढ़ी, 33% इबीटा में उछाल है और वो भी डबल डिजिट गेन्स आपको अवंती फीड दिखा रहा होगा। इसका साथ साथ एपेक्स फ्रोजन, सिमिलर धंधा, ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स थे, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए, उसका फायदा।
खराब बाजार में ग्लेनमार्क हरे निशान में है। ये स्टॉक ऑलरेडी वैसे बहुत चल चुका है, लेकिन नंबर्स अच्छे थे, इसीलिए स्टॉक इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। और हाँ, एक वेस्ट कोस्ट पेपर, आप लोग पेपर्स डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें वेस्ट कोस्ट पेपर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं। 14% का स्टॉक में उछाल, आय 28% और मुनाफा 110% इंप्रूवमेंट, 17% मजबूत है इस समय। दीवान साहब पेपर पे बुलिश और पेपर नहीं चले, बोलने के बाद ही लग रहा है चलना शुरू हो गया। दीवान साहब का कमाल है। अच्छा, ओरिएंट पेपर जिसके नंबर ढीले थे, वो भी इन दोनों पेपर को देखकर रिकवर हो गया, रिकवर हो मैंने गया। इससे हटा दिया उसको, हाँ, लेकिन तो 5% गिरा हुआ, लेकिन वो खराब थे नंबर्स, और वो भी देखिए। डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज एक बार, ये देखिए, ये भी नीचे खुलने के बाद अब एक बार तो हरे निशान में आ गया। मैं देख रहा था सारे नंबर्स। दीवान साहब बुलिश हो चुके हैं पेपर कंपनियों पर। अब आप समझ लीजिए, दीवान साहब को लग रहा है कि घर पे जरूरत पड़ रही है आजकल, वो नोट ज्यादा बना रहे हैं। नहीं, उसकी डिश वॉशर की बहुत ज्यादा, तो मार्केट में ढूंढना है, कहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा रिसर्च हो गई है। सर, जरूरत पड़ रही थी क्या घर पे काफी ज्यादा? दीवान साहब, ये लॉकडाउन के समय क्या, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। क्या आप भी हमारे साथ थे? क्या हम सब एक साथ थे? नहीं हेमंत, इससे कोई दूर बच ही नहीं सकता। और अगर नहीं, ठीक बात है। फ्लोर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थोड़ा दूर, हम लोग अगर स्टूडियो में होते तो ये आपको ये इशू जो अभी अभी आपने फेस किया ये नहीं आता। तो जल्दी से लॉकडाउन खत्म होगा तो वापस से दीवान साहब आपको यहाँ पर स्टूडियो में नजर आएंगे। लेकिन नतीजों की बात हो रही है तो दीवान साहब, आपकी एक राय लेना चाहता हूँ मैं भारत फोर्ज पर। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार दिखाइएगा HDFC बैंक। और ये हैवी वेट है, देखिए ये सही कॉल की वजह से ही बढ़ रहा है। आप देखिए 1060 पर बताया, इस समय 1075 का भाव है। तो मेरी दरख्वास्त होगी राहुल जी से, राहुल जी कैलकुलेट करके बताइएगा कि एक लॉट लिया तो कितना फायदा हुआ। आता हूं मैं थोड़ी देर में आपके पास। लेकिन भारत फोर्ज ने जिस तरह से नतीजों ने निराश किया है, ये नंबर्स जो आशीष ने बताए ये तो आप लोगों ने देख लिए आज, और आशीष आपको सुबह फिर से बताएंगे गुड बैड अगली। तो सुबह जरूर 8 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। लेकिन जो आज नंबर्स आए हैं दिन के दौरान, जहां पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, उस आंकड़े की भी बात कर लेते हैं। भारत फोर्ज दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज एक बार, चार्ट्स पर गिरता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। और इसमें जो दिक्कत है वो इम्पेयरमेंट जो वन टाइम इन्होंने किया है वो भी दिक्कत है। कैसे लगे आपको नंबर्स, क्या करना चाहिए दीवान साहब? उसके बाद एक टेक्निकल राय भी लेते हैं। ये देखिए, ये सेकंड हाफ में दरअसल नतीजों के बाद, कमेंट्री के बाद और कमजोर होता हुआ। नो, वेरी ट्रू है। देखिए, इसमें दो चीज है। नंबर्स इतने वीक नहीं थे, वो कमेंट्री ने उसके ऊपर एक स्यापा डाल दिया कि सिचुएशन काफी खराब है। मतलब नंबर्स तो क्या है कि कोई खास हमारी किसी की भी उम्मीद इस क्वार्टर से कोई नहीं थी कि बहुत तोड़फोड़ नंबर किसी के भी आएंगे, एक्सेप्ट फॉर मे बी फार्मा हो गया या कोई FMCG हो गया। इस कंपनी का चक्कर ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत समय से एक चीज के हमको वो एक उम्मीद जगाई थी कि हम US के मार्केट को और जो ग्लोबल हमारी सप्लाईज हैं ऑटो इसमें फॉर्जिंग में, उसको डी रिस्क करने के लिए हम लोग दो नए क्षेत्र पकड़ के रखेंगे। एक था डिफेंस और दूसरा था रेलवेज। अब दोनों में अगर आप देखें तो लागत अच्छी खासी, खास करके डिफेंस साइड में तो लगी है, क्योंकि उसमें जेस्टेशन बहुत होता है। 2-2.5 साल आप सिर्फ पैसे लगाते ही रहते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ाते रहते हैं, R&D करते रहते हैं, अप्रूवल्स ढूंढते रहते हैं, और फिर जाके आपकी बिक्री शुरू होती है। इनकी अभी वैसी स्टेज ही नहीं आई है। तो जो खर्चा हुआ है पास्ट में वो रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये वन टाइम इम्पेयरमेंट लॉसेस का जो सिलसिला है ये कई बार आने लगता है। मतलब पिछले काफी क्वार्टर्स में मैंने देखा है, ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। दूसरी चीज जो रेलवेज का जहां तक सवाल है, रेलवेज का एक्सपेंशन जिस टाइप का हो रहा है या रुक गया है फिलहाल, बिकॉज ऑफ लेबर इश्यूज, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इश्यूज, कि भाई माल सामान ही आपका नहीं आ पा रहा है और हिल रहा है कहीं से, तो जो उनकी फैक्ट्रीज में जाना चाहिए वो नहीं हुआ। तो दोनों एंगल से अगर आप देखें तो इसमें, और जो कोर ऑटोमोबाइल सप्लाईज का जो नॉर्थ अमेरिका में था और यूरोप में इनका जो सप्लाईज का जाता था, वो तो हमने दूसरी फोर्जिंग कंपनीज के भी नतीजे देखे, वहां से भी आपको एक अनुमान लग गया होगा कि वीकनेस है। करना क्या चाहिए स्टॉक में? इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक में मुझे लगता है एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिल रहा है। थोड़ा सा अभी और गिर सकता है, नीचे की साइड कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जैसे डिफेंस स्पेंडिंग में कोई एक एक्सेलरेशन आता है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो इनके भी जो अप्रूवल्स हैं प्रोडक्ट्स के जो पेंडिंग है, वहां पे आपको थोड़ा सा एक तरावट आते हुए दिख सकती है, थोड़ा एक मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। और जैसे ही रेलवे का कारोबार नॉर्मलाइज होगा तो होगा। तो ये दो चीज का इंडिकेशन आपको जैसे ही मिले
ये स्टॉक में आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। सो यस, नतीजे खराब है, मायूसी है फ्रॉम द कमेंट्री, लेकिन बॉटमिंग आउट वाला जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुका है इसमें। ओके, भारत फौज आपकी स्क्रीन पे 314 अगर आप देखें पोस्ट कमेंट्री, और 314 डे लो पर हेमंत इसने अपने पूरे के पूरे मार्च से लेके अब तक का पुलबैक का 50% सरेंडर कर दिया है। अच्छा डायरेक्टर साहब प्लीज इसकी फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइए, इसमें आज गजब की शॉर्टिंग हुई है, गजब की शॉर्टिंग। आई मीन 21,73,000 शेयर जुड़े हैं, 38% OI। राहुल आपकी अप्रोच क्या होगी अगर शॉर्ट आपके ग्रिप में है, और ये इसका अगर आप देखें तो पूरे 2 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है, कैसे अप्रोच करेंगे अब आगे जाके इसको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो टाइड है वो फिलहाल बेयर्स के फेवर में है भारत फोर्ज में। इसका जो बड़ा सपोर्ट है 300 के आसपास है, तो आई थिंक ये मूव में 300 का लेवल लगाने की कोशिश जरूर करेगा। 300 पे शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं आती है या सपोर्ट लेता है, वो थोड़ा सा देखने लायक होगा। बट ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वॉल्यूम्स का जो डेटा है, वो यही दर्शा रहा है कि एक बार के लिए स्टॉक की जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। अगर 300 टूटता है तो और भी वीकनेस आने की संभावना है। रखिएगा, इसका जिक्र मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि कल सुबह सुबह हम आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री और इन नतीजों के बाद बता रहे होंगे कि ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत फोर्ज नतीजे ढीले हैं और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनती ही जा रही हैं और ये स्टॉक जो है वो घटता ही जा रहा है। एक और स्टॉक जो बहुत जोर से आज घटा है वो है अशोक लेलैंड, और इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। अशोक लेलैंड के खराब नतीजे तो पहले आए थे पिछले हफ्ते, ये आज इतना नर्वस क्यों हो गया है साहब? वो आपने जो अगली वाला जो सेगमेंट किया ना उसमें मिस हो गया वो। अगर आपने पहले शुरू किया होता तो डेफिनेटली ये सितारा इसको मिलता अगली के कैटेगरी में। और ये देखिए, याद रखिए, आज भारत फौज में जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, जो राहुल ने भी शॉर्टिंग की जो बात की, आशीष की सारी सूची में बहुत कम थे FNO वाले जो अगली वाली साइड में थे, तो वो उनसे जो है उसकी पिटाई तो होनी स्वाभाविक थी। अशोक लेलैंड में ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेशन और भी हैं, सेक्टर हमेशा लास्ट में चलना शुरू होगा जब भी इंप्रूवमेंट आएगा, और जो सारे समूह में को लेके चिंताएं जो हो रही हैं, जो 4 भाइयों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। और कंपनी में दसारी साहब जब से गए हैं, आप देखिए कोई ग्रोथ का कोई इंडिकेशन मिला नहीं है, तो वो वीकनेस जो है वो हमेशा बनी रही है और वो अब थोड़ी सी और शार्प होती हुई दिख रही है। नागराज जी से इस पर भी एक राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक का स्टेबल था, लेकिन जो बातों बातों में देखिए जो दीवान साहब की कमेंट्री होती है ना कि जो बंधुओं में मतभेद वाली बात है, देखिए यही दरअसल इस शेयर को नीचे भी खींच रही है एज ऑफ नाउ। तो 8% नीचे है ये शेयर। नागराज जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? डेफिनेटली अशोक लेलैंड का ट्रेंड डाउन है काफी दिनों से, लास्ट 2-3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर ऊपर में बिल्ड होता जा रहा था।